2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान चुनाव जीते थे और इस चुनाव में हारे थे चौधरी अजीत सिंह। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इसी लोकसभा के अंदर आने वाली सरधना सीट से संगीत सिंह सोम जो बीजेपी के कैंडिडेट थे चुनाव हार गए। अतुल प्रधान जीते समाजवादी पार्टी से। आरोप ये लगाए गए संगीत सोम पक्ष की ओर से कि संजीव बालियान ने अपने प्रभाव से बहुत सारा वोट डाइवर्ट करवाया या फिर कटवाया, जिसकी वजह से संगीत सिंह सोम चुनाव हार गए। ऐसी भी चर्चा थी कि वहाँ पर जो राजपूत वोटर हैं वो संगीत सोम से नाराज़ थे और इसीलिए उन लोगों ने वोट नहीं दिया। इसके बाद चुनाव आया 2024 के लोकसभा का। अब की बार वहाँ से संजीव बालियान खड़े हुए मुजफ्फरनगर से और उनके सामने थे हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी से। इस बार संजीव बालियान चुनाव हार गए। संजीव बालियान का ये मानना था कि जो संगीत सिंह सोम है उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और सरधना सीट का जो वोट उन्हें मिलना था वो नहीं मिला। ये तो कहानी हुई चुनाव के समीकरण की और बीजेपी के ही दो दिग्गजों की हार जीत की। इसके बाद में अभी हाल ही में 29 मार्च को दो बड़े कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम मेरठ के सकौती में हुआ जिसमें जाट समाज इकट्ठा हुआ। संगीत सिंह सोम के खिलाफ इनडायरेक्टली संजीव बालियान ने मंच से बड़े कटाक्ष किए। और आपको ये भी बता दें, ये कार्यक्रम संजीव बालियान ने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले किया। दूसरी तरफ एक कार्यक्रम हुआ जो गुर्जर समाज के आयोजक थे, वो कार्यक्रम हुआ समाजवादी पार्टी का और उसकी जगह थी नोएडा के दादरी में। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो तीन तरह की राजनीति चल रही है 29 मार्च के इन दोनों कार्यक्रमों के बाद। पहली, जाट वर्सेस जाट, वो जो बीजेपी के अंदर हैं और वो जो बीजेपी के बाहर हैं। इसके अलावा एक दूसरी राजनीति जो बीजेपी के अंदर की है वो है जाट वर्सेस राजपूत। और तीसरी जो राजनीति है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में इस बात की लड़ाई है कि गुर्जर किस करवट बैठेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाना माना चेहरा डॉक्टर मलिक, माफ़ कीजिएगा, रविंद्र राणा जी हैं। राणा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले तो ये जो दोनों कार्यक्रम थे इनको आपस में किस तरीके से देखते हैं? ये किसी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी जातियां कही जाती हैं, ये उनका शक्ति प्रदर्शन था या फिर दोनों पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि हमारा होल्ड इन जातियों पे है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर दोनों ही किसान जातियां हैं और सामाजिक तौर पे दोनों का जो प्रभाव है वो इसलिए ज़्यादा माना जाता है कि इनके पास वोटर्स को मोबिलाइज करने की कैपेसिटी होती है। उनका सोशली और इकोनॉमी में एक अच्छा इन्फ्लुएंस होने के चलते ये ताकत उनके पास है कि वो दूसरी जातियों को अपने साथ जोड़ के मोबिलाइज कर ले जाते हैं। इसलिए जब भी कोई इलेक्शन आता है तो दो कोशिशें होती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पहली ये कि हर राजनीतिक दल इन दो जातियों को अपने पाले में खींचना चाहता है। दूसरी कोशिश ये दोनों जातियां भी करती हैं ताकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ये क्या करती हैं जातियां? इन जातियों के जो संगठन हैं वो लगातार मीटिंग्स करना शुरू करते हैं, मास गैदरिंग शुरू करते हैं, अपने सामाजिक मुद्दे उठाते हैं और सरकार को, राजनीतिक दलों को एक ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। यही प्रैक्टिस इस बार भी लंबे समय से चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रैक्टिस में जाट माहिर माने जाते रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 दशक से गुर्जर्स भी इसमें इस दौड़ में दमदारी के साथ शामिल हुए हैं, डोमिनेटिंग है। हाँ, और उनको फ़ायदा मिला इसका, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। इस वक्त की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, 3 MP हैं उनके, 3 MLC हैं और टोटल 7 MLA हैं। ये उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस समय वेस्टर्न यूपी में है। ये जाटों से ज़्यादा है इस वक्त। एक वक्त जाटों का ज़्यादा होता था। तो ये माना गया कि वो
अलग अलग दलों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, एक वक्त वो बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स भी करते रहे, तो अलग अलग दलों में होने का लाभ मिला। जाट 2013 के दंगे के बाद मोस्टली जो है दो सेंटर्स पर पोलराइज हुआ, एक बीजेपी की तरफ, एक आरएलडी की तरफ। और अब बीजेपी और आरएलडी एक ही खेमे में हैं, एक साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिरा तौर पर एक स्ट्रगल अंदर खाने नेताओं के बीच में होना लाजमी था। हमने देखा कि 2013 के दंगे के बाद और जब 14 में सरकार बनती है, यहाँ केंद्र में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने जो नेता खड़े किए उनको एक बड़ा स्पेस दिया। बागपत में डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया, डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में, जिन्होंने बाद में 2019 में चौधरी अजीत सिंह को भी हराया, शामली से एमएलए हों तेजिंदर निर्वाल, बुढ़ाना से उमेश मलिक, आगरा तक राजकुमार चाहर जो अभी भी एमपी हैं। जाट नेताओं की एक अच्छी खासी कतार खड़ी की, प्रदेश अध्यक्ष बनाया भूपेंद्र चौधरी को। किसान आंदोलन का इन्फ्लुएंस हुआ तो और ताकत बढ़ी जाटों की भारतीय जनता पार्टी में। मोहित बेनीवाल वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष बने। वेस्टर्न यूपी के कई जिलों में, इवन नोएडा में भी जो गुर्जर पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी जाट जिला पंचायत अध्यक्ष बना। तो जिला पंचायत की पॉलिटिक्स में भी जाटों को इसका माइलेज मिला। लेकिन जैसे ही ये गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो जाट नेता हैं उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो खतरे में पड़ जाता है। जैसे ये बेचैनी डॉक्टर सत्यपाल के भीतर हमने उस समय देखी जब ये गठबंधन ताज़ा हुआ और डॉक्टर राजकुमार सांगवान के लिए योगी जी एक रैली करने के लिए गए थे बागपत में, तो डॉक्टर सत्यपाल अपने को रोक नहीं सके और उन्होंने खुल के अपने किए हुए काम गिनाए वहाँ पे। बाद में उन्होंने अपने को संभाला और वो उस लाइन से दूसरी लाइन पे आए। उनको लगा कि भविष्य में फिर कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो वो पीपल कनेक्ट में जुटे हुए हैं, एग्रेसिव नहीं है। डॉक्टर बालियान अपने को संभाल नहीं पाए इसमें। उनको लगा कि मैं अपना एक इन्फ्लुएंस बनाए रखूं और उसको शो ऑफ भी करता रहूं, ताकि मेरी पहचान एक बड़े जाट नेता के तौर पर बनी रहे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा में मेरी एक प्रासंगिकता हमेशा रहे। इसी रिलेवेंसी को बनाए रखने के लिए वो बीच में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ने के लिए चले गए। उसका माइलेज भी मिला उनको। एक कहावत है कि राजनीति में चर्चा पर्चा खर्चा इसी का खेल है। तो ये तीनों कैपेसिटीज उनके पास हैं। 10 साल एमपी रहे हैं, 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, पहली बार एमपी बनते ही मंत्री भी बन गए। तो लाजमी तौर पे उनका इन्फ्लुएंस, उनकी ताकत ज़बरदस्त रही लगभग 10 साल तक। तो उसको लगातार शो ऑफ करने के लिए, अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चले गए, वहाँ से हारे। तो वापस, चूँकि चैन से बैठना संभव नहीं है, आप पॉलिटिशियन के लिए है अभी, पॉलिटिशियन के लिए है भी। और आप देखेंगे कि ये जो खास तौर पर इस बेल्ट के कई नेता हैं जो 2013 के बाद लाइमलाइट में आए, जो बड़े नेता बने, जिनमें डॉक्टर संजीव बालियान हैं, उमेश मलिक हैं, सुरेश राणा हैं और आपके ठाकुर संगीत सोम भी हैं। हालांकि वो 2012 में एमएलए बन गए थे, लेकिन लाइमलाइट उन्होंने बटोरी। बड़ा फेस हुए वो बाद में हुए, दंगों के बाद हुए। और एक कॉमन चीज़ है इन सब नेताओं में कि ये सब अब करियर की जंग लड़ रहे हैं। ये चारों नेता आज वजूद की तलाश में हैं राजनीति में। इनके पास, किसी के पास भी अपने पार्टी संगठन का कोई पद नहीं है, कोई चुनाव ये जीत नहीं पाए हैं, और वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में, लाइमलाइट में, पॉलिटिक्स में बनाए रखने के लिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि आपके जो मीडिया के जो माइक हैं वो उनकी तरफ, कैमरे उनकी तरफ घूमते रहें। तो इसी कोशिश में मुझे लगता है कि डॉक्टर संजीव बालियान ने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट, जो ये कहा जाता है कि शुरुआत से अलाइन था बीजेपी के लीडर्स के साथ में, और ये पहले से था। हुआ क्या कि जिस वक्त चौधरी अजीत सिंह कोशिश कर रहे थे, लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कमज़ोर करने के लिए जाटों में बड़े पैमाने पर सेंध लगाई। डॉक्टर सत्यपाल को उन्होंने टिकट दिया बागपत में, तो गोत्र की पॉलिटिक्स को हावी करने की कोशिश की। 84 गांव तोमर गोत्र के हैं वहाँ पे। इस सेंटीमेंट को उभारने की कोशिश की कि हमने लोकल कैंडिडेट दे दिया है, तोमर गोत्र का दे दिया है। फिर बालियान और मलिक खाप 2 बड़ी हैं मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ भी ये सेंटीमेंट उन्होंने एलेबोरेट करने की कोशिश की ज़बरदस्त तरीके से। और जो
पैन इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन था, अखिल भारतीय जाट महासभा, उसमें बहुत सारे डिवीज़न हुए। और 2000 यूँ देखें कि जो किसान आंदोलन है उसके बाद तो किसान यूनियन में बहुत सारे डिवीज़न हुए। उसमें भी बहुत सारी किसान यूनियन पैदा हुई। ये माना जाता है आमतौर पर, ये कॉमन परसेप्शन वेस्टर्न यूपी में है कि इन सारे डिवीज़न के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है, रणनीति है। तो क्या ये माने कि जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने जो कार्यक्रम सकौती में किया वो एक तरीके से प्रो कार्यक्रम था बीजेपी का या डॉक्टर संजीव बालियान का, और अपना प्रभाव दिखाने के लिए ही, शक्ति प्रदर्शन के लिए ही ये कार्यक्रम किया? देखिए, ये तो साफ तौर पे आयोजकों ने भी वहाँ पे कहा कि मनु चौधरी जो अब इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका डॉक्टर संजीव बालियान की है, जो हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने गेस्ट अरेंज करने में हमारी मदद की। और जब डॉक्टर बालियान बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा, मैंने भगवंत मान को इनवाइट किया, मैंने डॉक्टर बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल को इनवाइट किया। तो ये तो उन्होंने छिपाया नहीं इसको, उन्होंने, डॉक्टर बालियान ने छिपाने की कोशिश नहीं की कि इसको ऑर्गेनाइज करने में मेरी कोई भूमिका है। साफ तौर पे कहा उन्होंने, और ऑर्गेनाइजर्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो ये तो निश्चित तौर पे एक, और वो घूमे, वो सवाल। एक बात समझ में नहीं आई कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में क्या बोलते हैं वहाँ की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल वही स्थिति भगवंत मान की है। तो क्या ये माना जाए कि ये एक तरीके से पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ ही लोगों को इकट्ठा करना है? देखिए, है क्या कि इसमें जिसका जिक्र आप अभी इस वीडियो की ओपनिंग में कर रहे थे कि जो चुनावी राजनीति है और जो दोनों कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे की हार का ठीकरा फोड़ते हैं। डॉक्टर बालियान कहते हैं कि मुझे संगीत सोम ने हराया, और संगीत सोम कहते हैं कि मुझे बालियान ने हराया। तो ये जो आपसी लड़ाई है, ये लड़ाई दरअसल सकौती में रिफ्लेक्ट हुई मजबूती से। आप वो वक्त याद कीजिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा के इलेक्शन के दौरान 2024 में सरधना में रैली करने के लिए आए, और मंच से उतरते ही मीडिया के सामने आ गए ठाकुर संगीत सोम। उन्होंने कहा, उन्होंने गिनाया कि 10 साल लोगों की सुने नहीं ये, 10 साल लूट करें ये, और जवाब दें हम। इस टाइप से उन्होंने एक वीडियो किया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मीडिया को बहुत वायरल हुआ उस वक्त वो। यानी खुले तौर पर एक अदावत दोनों नेताओं में चली आ रही थी। अब संजीव बालियान की कोशिश ये है कि वो सरधना में दो तरीके से मोबिलाइजेशन करें। एक तो जाटों को मोबिलाइज करें, इकट्ठा करके दिखाएं कि मैं इन्फ्लुएंस रखता हूं, और दूसरा ये कि हनुमान बेनीवाल अगर मंच पे आएंगे तो वो राजस्थान में चूंकि राजपूतों के खिलाफ राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, और अगर वो यहाँ सरधना में खड़े होकर के बोलेंगे तो यहाँ पर जाटों और राजपूतों के बीच में एक पोलराइजेशन करने में मदद मिलेगी। और ये पोलराइजेशन अगर हो जाएगा तो अल्टीमेटली काम हो जाएगा 2027 के चुनाव में संगीत सोम के खिलाफ। निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर जाटों में और राजपूतों में कोई मतभेद उभरता है दमदारी से, तो इसका नुकसान अगर संगीत सोम प्रत्याशी होते हैं तो उस शर्त पे। ये इसमें भी अभी कोई शंका है कि संगीत सोम प्रत्याशी नहीं हो? देखिए, राजनीतिक दलों में क्रिकेट की तरह निश्चितताओं का खेल है, बड़े बड़े नेताओं के टिकट कट जाते हैं, हमने देखा। और भारतीय जनता पार्टी तो ये प्रैक्टिस करती रहती है। किसी सामान्य आदमी को ला करके भी टिकट दिया, उन्होंने विधायक बनाया, और बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने किनारे कर दिया। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन अहम है, व्यक्ति अहम नहीं है, व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है। व्यक्ति अहम है ऊपर, व्यक्ति अहम है तो योगी जी अहम है, अमित शाह जी अहम है, योगी जी अहम है, बाकी कोई अहम नहीं है। ग्राउंड लेवल पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। 2027 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में निकलेगी तो वो विनेबिलिटी देखेगी, कैंडिडेट नहीं देखेगी। ये जो यहाँ युद्ध चल रहा है इन दोनों नेताओं के बीच में, इसी वजह से पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने दोनों सीट खोई, वो मुजफ्फरनगर वाली भी थी और सरधना वाली भी थी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देखिए ना कि समाजवादी पार्टी इसको कैश करने के लिए तैयार बैठी है। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर जैसे ही विवाद होता है संगठन के नाम को हटाने को लेकर के,
तो दादरी से सीधे अतुल प्रधान जो मौजूदा विधायक हैं वो महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पहुंचते हैं, माल्यार्पण करते हैं। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो साथ में खड़े होते हैं और अतुल प्रधान नारे लगाते हैं कि जाट महाराजा सूरजमल की जय। जाट शब्द वो साथ में जोड़ देते हैं और इसके ठीक अगले दिन ठाकुर संगीत सोम वहाँ पर पहुँचते हैं और वो भी पुष्प अर्पित करते हैं वहाँ पर। और वो कहते हैं कि उसके बाद वो जाते हैं सरधना में, एक अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम होता है जिसमें वो जाते हैं और वहाँ वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि विवाद का तो मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन महाराजा सूरजमल हिंदू हृदय सम्राट हैं और बड़े योद्धा रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट कैसे कह सकते हैं उन्हें? देखिए, ये लगाया गया है वहाँ पर, जो जाट नेता हैं उनका इससे कंट्राडिक्शन है। कल युद्धवीर सिंह जो ऑल इंडिया जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी हैं वो मेरठ में थे, उन्होंने इसको काउंटर किया। उन्होंने कहा कि पहली मस्जिद तो महाराजा सूरजमल ने बनवाई थी भरतपुर में और वो कम्युनल नहीं थे, उनकी सेना में मुस्लिम्स भी थे। तो उन्होंने कहा कि वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं लिख सकते हैं उनको, ये गलत लिखा गया है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजर्स ने लिखा है, ये सरकार ने तो लिखा नहीं है। और ऑर्गेनाइजर्स ने लिखा है तो ऑर्गेनाइजर्स की टीम में बैकडोर से ही सही, पर्दे के पीछे से ही सही, डॉक्टर संजीव बालियान काम कर रहे थे। और आप इन सारे नेताओं का जो बड़े होने का एक प्रोसेस है वो आप 2013 के बाद देख ही रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनको वो जोड़ना सूट करता है वहाँ पर। सर, क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो युद्ध इन दोनों नेताओं के बीच चल रहा है, इसका अंत क्या होने वाला है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा और वहाँ पर बीजेपी का भविष्य क्या? देखिए, अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सरधना सीट पर बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। और न केवल सरधना सीट पर, इसका इम्पैक्ट बाकी कई सीट पर भी आ सकता है, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो जाट नेता हैं उन्होंने भी एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच ली हैं। डॉक्टर बालियान के खिलाफ मेरठ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गौरव चौधरी, उन्होंने तलवार खींच ली है। वो लगातार उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तो जैन चौधरी हैं। तो इसी तरह से दो खेमों में जाट भी बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें ये खतरा बरकरार है कि अगर एक खेमा मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ चला गया तो जिस माइलेज के साथ पिछला इलेक्शन जीती थी समाजवादी पार्टी, वो रिपीट ना हो जाए, ये खतरा बना हुआ है। अब इस खतरे को डाइल्यूट करने के कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। पहला रास्ता ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो दो नेताओं के बीच में विवाद चल रहा है, इन दोनों नेताओं को किनारे कर दे। 2027 में प्लेयर ले 2027 और 29 में नए प्लेयर्स ले आए, और प्लेयर्स मौजूद हैं उनके पास। अगर लोकल लेवल पे देखें आप तो एक से एक ताकतवर प्लेयर मौजूद है। सरधना के पास तो वैसे भी कमी, बीजेपी के पास कोई कमी नहीं है, वो मुजफ्फरनगर में भी अवेलेबल हैं और वो यहाँ भी अवेलेबल है। अब दोनों ही गुट एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। डॉक्टर बालियान का गुट ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि अब इनका तो टिकट ही नहीं होगा, चूंकि बड़े प्लेयर्स हैं, उन्हीं की कास्ट में बड़े प्लेयर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, तो इनका टिकट अब होगा नहीं, और इनका होगा तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। और डॉक्टर ठाकुर संगीत सोम का जो गुट है वो ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि डॉक्टर बालियान का चैप्टर क्लोज हो गया। अगर 2029 में उनको टिकट दिया जाएगा तो सरदार में ठाकुर उनको वोट नहीं देंगे। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी कई बड़े जाट चेहरे हैं मुजफ्फरनगर से ही, उनको आजमाया जा सकता है भविष्य में। तो इस लेवल पे ये पॉलिटिक्स चली गई है। अब इसमें एक तीसरा एंगल भी निकलता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये सीट तो आरएलडी के खाते में चली जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मीडिया रिपोर्ट्स भी कई सारी आई हैं और इसकी चर्चा भी हो रही है। एक बात ये भी कही गई कि बाकायदा चिट्ठी लिखकर आरएलडी ने ये सीट मांगी है। देखिए, अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था जैन चौधरी जी का, उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, ऐसी कोई सीट मांगने वाली सिचुएशन नहीं है। मुझे भी नहीं लगता पर्सनली, जितना मैं देखता हूँ अभी, कि अभी से कोई एक्सरसाइज ऐसी शुरू हो गई होगी। लेकिन राजनीतिक दल दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं और इस समय चूंकि आरएलडी अपर हैंड है वेस्टर्न यूपी में, बीजेपी प्रेशर में है, बीजेपी आरएलडी को माइनस करने की सिचुएशन में इस वक्त नहीं है। और कल 2-3 महत्वपूर्ण बातें जैन चौधरी ने कही। उनमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन्होंने कहा अखिलेश यादव से भी उनके संबंध मधुर हैं, मतलब एक विकल्प अभी भी खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि संबंध मधुर हैं। अब इसके मायने सियासत में क्या हो सकते हैं? ऐसा टैक्टिक्स
ये देखा जा सकता है। जैसे आप देखिए ना कि जब वो अलग हुए तो अलग होने के बाद दोनों नेताओं के बीच शब्द बाण चले। वेस्टर्न यूपी की रैलियों में आए तो अखिलेश यादव ने तंज कसे जयंत चौधरी के ऊपर, और जयंत चौधरी ने जब अगली रैलियां की तो उनका जवाब दिया उसमें। ये शीत युद्ध अब साइलेंट हो गया है और जयंत चौधरी कहते हैं कि उनसे संबंध मधुर हैं। हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं और हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे, विनेबिलिटी देखेंगे, कौन कहाँ मजबूत है और कौन कहाँ कमज़ोर है। उस हिसाब से जो जहाँ मजबूत है उसको वहाँ पे लड़ने का मौका दिया जाएगा। ऐसा एक कॉमन प्रोग्राम बनेगा। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो सरधना में बीजेपी कमज़ोर है इस वक्त, मेरठ की किठौर सीट पे बीजेपी इस वक्त कमज़ोर है, दोनों हारी हुई सीटें हैं। यानी वो सीटें जो समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, आरएलडी के कोटे में जो सीटें बढ़ेंगी निश्चित तौर पर उसी कोटे से बढ़ेंगी। क्योंकि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी जीत रखी हैं, जहां उनके विधायक 5 साल 10 साल से हैं, तो नहीं लेंगे, वो उनको देना नहीं चाहेंगे। अब इसमें एक सीन ये भी आता है कि बागपत लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 आरएलडी के पास हैं, सिवाल खास और छपरोली। बाकी मोदीनगर, बागपत और बड़ौत, ये 3 सीटें बीजेपी के पास में हैं और बड़ौत के जो एमएलए हैं वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अब यहाँ इन 3 सीटों पर झगड़ा होगा। इन 3 सीटों को आरएलडी, चूंकि वो बागपत लोकसभा क्षेत्र की सीट है जो चौधरी चरण सिंह की सीट रही, चौधरी अजीत सिंह की सीट रही, एक बार जयंत चौधरी भी वहाँ से भाग्य आजमा चुके, तो वो चाहेंगे कि इस सीट को सेव करें और इस लोकसभा क्षेत्र में एक आध सीट बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि उनको खुला मौका ना दिया जाए, ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। वो ऑफर दे सकते हैं आसपास के जिलों की सीटों का, तो सीटें बढ़ेंगी तो सरधना ऑफर हो सकती है, किठौर ऑफर में हो सकती है। भावनाएं बहुत सारी हैं। हाँ, असीम संभावनाओं का खेल है सियासत। और आखिरी वक्त तक हम देखते हैं कि रात में सरकार किसी की बन रही होती है और सुबह किसी की हो जाती है। रात में कैंडिडेट किसी का होता है, सुबह किसी और का हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि हाजी गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, उनके नेता थे और वो आरएलडी के कैंडिडेट बन के इलेक्शन फाइट कर गए, विन कर गए। ये स्पेस, ये स्कोप भी अवेलेबल है हमेशा पॉलिटिक्स में। यानी ये भी सीन क्रिएट हो सकता है कि अगर ऐसा कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि सरधना और किठौर आरएलडी के खाते में चली जाएं, तो कैंडिडेट्स भी बीजेपी दे सकती है। तो ऐसे में क्या जयंत चौधरी ठाकुर संगीत सोम को चुनाव लड़ाने का रिस्क लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। चूँकि कई बयान पहले भी आते रहे। एक बयान मुरादाबाद में दिया था ठाकुर संगीत सोम ने, जिसमें कहा उन्होंने कि 1.5 जिले की पार्टी एक बड़ा दबाव बना के बार्गेन कर ले रही हैं। और अब वो लंबे समय से जयंत चौधरी को बड़ा नेता बता रहे हैं और वो कहते हैं कि पहले जो है ये 1.5 जिले की पार्टी की बात मैंने हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में की थी, ये जयंत चौधरी के संदर्भ में नहीं थी। और अभी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर संजीव बालियान तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरा नाम कहीं लिया नहीं। और लोग कहते हैं और समझने वाले समझ भी गए हैं कि डॉक्टर बालियान का जो पूरा भाषण था वो संगीत सोम पे फोकस था। वो जब बदला लेने की बात कर रहे थे तो संगीत सोम से बदला लेने की जो जयंत चौधरी के साथ रिश्ते हैं माफ़ कीजिएगा संगीत सोम के, तो बड़ा मैटर करेंगे, क्योंकि वो पहले बहुत सारी हल्की बातें उनको लेके कर चुके हैं। देखिए, हालांकि इसमें इसके कोई बहुत मायने होते नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन कहीं ना कहीं होते हैं। ये नेता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लेता है। जैसे हाथरस में लाठियां बरसी जयंत चौधरी पे, लोगों ने कहा कि साहब जो पार्टी लाठी बरसा रही थी उसी से आपने गठबंधन कर लिया। तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई सत्ता के खिलाफ थी, राजनीतिक पार्टी लाठियां नहीं बरसा रही थी, पुलिस लाठियां बरसा रही थी। और जब हम सत्ता के खिलाफ मूवमेंट करते हैं, सड़क पे होते हैं, तो लाठियां बरसाती है सरकार, किसी की भी हो, दल चाहे कोई भी हो। उन्होंने इसको ऐसे लिया, उन्होंने इसको इस तरह नहीं लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने लाठियां बरसवाई। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये सीट आरएलडी के खाते में चली जाती है तो मौजूदा स्थिति में वो ठाकुर संगीत सोम पर दांव लगाते हैं, उनका अपना कोई कैंडिडेट होगा या कास्ट इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे। क्या लगता है कि अगर ये आरएलडी के खाते में सीट जाती है तो संगीत सोम को अभी 1 सेकंड को अगर किनारे कर दें तो वहाँ पर आरएलडी के पास कौन कौन से फेसेस हैं? देखिए, मुझे लगता है कि
ये जो सीट है इस पे जाट वोटर्स का भी अच्छा खासा प्रभाव है। इस सीट के पहले विधायक जाट थे और दिलचस्प बात यह है कि वो सरदाना विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे, वो बागपत विधानसभा क्षेत्र के भड़ल गांव के रहने वाले थे, फतेह सिंह राणा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, हालांकि उस वक्त का दौर ऐसा ही था, देश में कोई कहीं भी जाके चुनाव लड़ जा रहा था, कास्ट का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। बाद में हमने देखा कि चौधरी चंद्रवीर सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया तो वो भी एमएलए रहे यहाँ से। और एक नंबर है जाटों का यहाँ पे, जो इस समय इस कैपेसिटी में है कि वो जिसकी तरफ भी डोल जाएगा, जिसकी तरफ उसका रुझान हो जाएगा, झंडा ऊंचा हो जाए। उसका झंडा ऊंचा हो जाएगा, इस तरह का सीन वहाँ पे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि जैन चौधरी तो कास्ट, जैन चौधरी क्या कोई भी राजनीतिक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर कास्ट कॉम्बिनेशन बदलने की हैसियत में मुझे दिखाई नहीं देता। जिस सीट से जिस जाति का प्रत्याशी एक बार उतार दिया है वो मजबूरी बन जाता है, उसी कास्ट की सीट वो कहलाने लगती है। हमने किठौर में देखा पिछले दिनों झगड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में, एक गुर्जर नेता ने दावेदारी ठोक दी, त्यागी प्रत्याशियों ने कहा कि साहब ये तो त्यागियों की सीट है। तो कास्ट बदलना किसी भी दल के, आपको लगता है कौन कौन संभावित प्रत्याशी, अगर नाम के साथ एक लाइन में बात? नाम के साथ बात कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में विकल्पों की बात करें, चूंकि ये विकल्प खोल के छोड़ दिया है जैन चौधरी ने कि सिंबल और कैंडिडेट आपस में शेयर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और ये पहले कर चुके वो। तो अगर ऐसा होता है तो ठाकुर विजयपाल तोमर, जो वहाँ से एमएलए रहे सरदाना से, राज्यसभा रहे, उड़ीसा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, नेतृत्व की पसंद के आदमी हैं, सीजन नेता हैं, उनका कोई हल्का बयान कभी दिखाई नहीं देता, और वो दिल्ली दरबार में उनकी प्रेजेंस ज़बरदस्त है, अच्छी है। उनके बेटे भी दावेदार हैं, वो नहीं, उनके बेटे दावेदार हैं। उत्कर्ष पुंडीर जो एक्स एमएलए रविंदर पुंडीर के बेटे हैं, रविंदर पुंडीर कई बार के विधायक, बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे, बहुत ही सौम्य है उत्कर्ष पुंडीर। जब ये बात आती है कि इमेज के लेवल पे कंट्रोवर्सीज से बचना है और सारी कास्ट का, चूंकि ये समावेशी पॉलिटिक्स का ज़माना है, किसी एक जाति के आधार पे आप चुनाव नहीं जीत सकते, कोई नहीं जीत सकता। वेस्टर्न यूपी का जो नेता ये कहता हो कि मैं अपनी जाति का सबसे सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसे में अगर सबका वोट लेना है तो सॉफ्ट चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है, तो उत्कर्ष पुंडीर भी उस पर खरे उतरते हैं। शिव कुमार राणा वहाँ लोकल में जिला अध्यक्ष रहे ही हैं, वो भी एक फेस हो सकते हैं। तो ठाकुरों में ही कई ऑप्शन आरएलडी और बीजेपी के पास अवेलेबल हैं। अगर आरएलडी अकेले प्ले ग्राउंड पर खेलना चाहते हैं, यानी अपना कैंडिडेट लेके आए, तो आरएलडी जाट कैंडिडेट उतार सकती है फिर, लेकिन कास्ट चेंज करने की स्थिति में, जैसा मैंने कहा, कोई दल है नहीं। अगर वो सीट वहाँ से बीजेपी से ठाकुर प्रत्याशी उतरते रहे हैं तो प्रबल संभावना है कि आरएलडी और बीजेपी के कॉम्बिनेशन से प्रत्याशी ठाकुर ही हो। ये पूरा जो समीकरण है ये सरजना सीट का है, और सरजना सीट का समीकरण और वहाँ जो द्वंद्व चलता रहता है वो इतना लंबा चौड़ा है कि उस पर घंटों बात की जा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना आसान अभी वर्तमान में वहाँ जो प्लेयर्स लड़ रहे हैं वो समझ रहे हैं, उतना आसान ये लड़ाई है नहीं। और इसमें एक और फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा वो ये है कि कुछ चेहरे ऐसे हैं बीजेपी में जो लखनऊ के चहेते हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो दिल्ली के चहेते हैं। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करेंगी, लेकिन देखना होगा कि जो सरजना है उसका सियासी ऊँट आखिर किस करवट बैठता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।